प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। इलेक्शन कमीशन ने उन 4 में से 3 अफराद को आज नोटिफाई कर दिया है जिनके हवाले से कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था। रिकाउंटिंग में नून लीग ने ये 4 नशस्तें जीत ली थी, जिनमें 3 कौमी असम्बली की और 1 सूबाई असम्बली की नशस्त शामिल थी। इन रिकाउंटिंग की नशस्तों में खास बात यह थी कि जब इसमें रिकाउंटिंग हुई, यानी पीटीआई इसमें जीती थी, आज़ाद उम्मीदवार इनफैक्ट जीते थे और ये बैक्ड बाय पीटीआई थे। ये जीतने वाले उम्मीदवारों की जब रिकाउंटिंग हुई पीएमएलएन के उम्मीदवारों के कहने पर, तो 10-10 हज़ार, 8-8 हज़ार और कहीं जगह पर 5,000 वोट जो हैं वो मुस्तरद हो गए और मजीद वोट मुस्तरद होने के नतीजे में इस हल्के का नतीजा तब्दील हो गया। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला तहरीक इंसाफ के हक में सुनाया था। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कलअदम करार दे दिया। कल सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, आज इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई कर दिया। मैं जरा याद दहानी के लिए सिर्फ आपके सामने रख दूं कि ये कौन से उम्मीदवार हैं। ये हल्का NA 81 गुजरांवाला है। यहाँ पर जो रिकाउंटिंग से पहले के जो वोट थे वो चौधरी बिलाल एजाज जो हैं वो आज़ाद हैसियत में जीते थे, पीटीआई के हिमायत याफ्ता थे। इन्होंने 1,17,717 वोट हासिल किए थे। अजहर कयूम नायरा नून लीग के थे और इन्होंने 1,09,926 वोट लिए थे और यहाँ पर मुस्तरद वोट 7,141 थे। लेकिन यहाँ पर जब फिर रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी गई और रिकाउंटिंग हुई, तो रिकाउंटिंग के बाद यहाँ पर मुस्तरद वोटों की तादाद 17,771 हो गई और अजहर कयूम नारा जो हैं उनकी फिर 1,10,000 हो गए और चौधरी बिलाल एजाज 1,06,860 के साथ दूसरे नंबर पर आ गए। दिलचस्प बात यह है कि रिकाउंटिंग में मुस्तरद वोटों में 10,630 वोटों का इजाफा हो गया और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि ये मुस्तरद होने वाले वोट जो थे ये सारे के सारे या इनमें से ज्यादा 90% से ज्यादा ये बिलाल एजाज के थे, जिसकी वजह से उनके रिजल्ट पर फर्क पड़ा। दूसरा हल्का जो है वो हल्का NA 154 है लोधरा का। यहां पर राना मोहम्मद फराज नून आजाद उम्मीदवार के तौर पर जीते। 1,34,937 वोट इन्होंने हासिल किए। अब्दुल रहमान कांजू साहब ने 1,28,438 वोट हासिल किए और यहां जो मुस्तरद वोट थे वो 7,809 थे। लेकिन जब रिकाउंटिंग हुई इस हल्के में, तो रिकाउंटिंग के बाद मुस्तरद वोटों की तादाद में इजाफा हो गया और 13,007 मुस्तरद वोट नए ऐड हुए और मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद 20,000 हो गई। और यूं अब्दुल रहमान कांजू साहब जो हैं वो 1,27,000 वोटों के साथ अक्सरियत में आ गए। राना मोहम्मद फराज नून जो हैं वो 1,20,000 के साथ दूसरे नंबर पर चले गए। इसी तरह से रिकाउंटिंग में बाकी हल्कों में भी फर्क पड़ा। एक सूबाई असम्बली का हल्का भी था जहां पर PP 133 ननकाना में, यहां पर मोहम्मद आतिफ साहब जीते थे 45,000 वोट लेकर, राना मोहम्मद अरशद ने 42,000 वोट लिए थे। लेकिन यहां पर मुस्तरद वोट थे 3,373 थे। रिकाउंटिंग में मुस्तरद वोटों की तादाद 5,465 हुई और यूं यहां पर भी तब्दील हो गया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस रिकाउंटिंग के फैसले को बरकरार रखते हुए कल कहा था कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसके फैसलों का एहतराम करना चाहिए और कल ये फैसला आया। आज एक दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ने इनको नोटिफाई कर दिया है, जबकि 12 जुलाई को आने वाला जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का उसको 1 महीना हो गया, उस पर अभी इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से अमल दरामद नहीं कर सका। कुछ और सियासी उफुक पर चीज़ें चल रही हैं। गवर्नर सिंध की तब्दीली का मामला चल रहा है। फिर जनरल फैज़ हमीद के हवाले से आज भी ख्वाजा आसिफ साहब मजीद इंकशाफात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। हमारे साथ प्रोग्राम में खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब मौजूद हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया, आपको भी खुशामदीद। और साहिबजादा इफ्तिखार अहमद खान बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, चेयरमैन कायमा कमेटी बराए एविएशन है। बहुत शुक्रिया नवाबजादा साहब, आपको भी खुशामदीद। सबसे पहले ये रोकड़ी साहब, ये जो मैंने कुछ चीजें रखी हैं अभी सामने, रिकाउंटिंग में 10-10 हज़ार वोटों का मुस्तरद हो जाना और वो भी एक ही उम्मीदवार के, थोड़ा सा हैरान कुन नहीं लगता? बिल्कुल हैरान कुन नहीं है। अच्छा, मैं तो आपको दावत देता हूं कि आप हमारे हल्के के अंदर आ जाएं और वहां पर ये चेक कर लें। हुआ ये है कि एक नेटवर्क पूरा कायम था और उसमें जो ज्यादा किरदार था वो उस्तादों का था और बहुत सारे वोट जो है रिजेक्ट किए गए। पूरा प्लान के साथ ये किया गया और रिजेक्ट जिनके किए गए वो टारगेटेड लोग थे कि इसके रिजेक्ट करने हैं। आप आज उठा के देख लें, एक नहीं, अभी जिस हल्के को भी खोलेंगे। यहाँ तो मामला मगर उल्टा है, यहाँ तो रिकाउंटिंग में मजीद रिजेक्ट हो गए। नहीं, मजीद रिजेक्ट होंगे ना, तो किसको फायदा, किसको जा रहा है? नून लीग। क्यों?
क्योंकि रिकाउंटिंग में तहरीक इंसाफ के 10,000 वोट मुस्तरद हो रहे हैं। मुस्तरद हो रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं कि इतनी टेक्निकल तरीके के साथ चीजें की गई थी, इतने जबरदस्त मास्टर प्लान के साथ इलेक्शन को मैनूवर किया था। अब तहरीक इंसाफ ने और सारी मशीनरी नहीं करती, एक नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क के अंदर बड़े सारी दुनिया होती है, उस नेटवर्क के साथ बड़े सारे लोग मुंसलिक होते हैं और वो नेटवर्क काम कर रहा होता है और जिसका रिजल्ट एक चीज सुनिएगा, उसका रिजल्ट आपको आज नजर आ रहा है एक शख्स की गिरफ्तारी के साथ और आने वाले दिनों में और बहुत सारी चीजें। सर ये तो बड़ी सादा सी बात है ना, देखिए ना, एक फॉर्म 45 तैयार हुआ। जी बिल्कुल। उस फॉर्म 45 में आरओज के दस्तखत मौजूद हैं। अच्छा, अब वो जो दस्तखत हुए हैं और तमाम सियासी जमातों के जो एजेंट वहां पर बैठे हुए हैं उनकी मौजूदगी में वो हो गया, काउंटिंग हो गई, चेकिंग हो गई, तो क्या वो फॉर्म 45 ही गलत तैयार हुआ था? हुए गलत तैयार। अच्छा, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके दरे के वोट भुगते गए हैं। दरे आदम खैल ये गुजरांवाला है, गुजरांवाला, ये लोधरा, गुजरांवाला में वही असला चर्च का वोट से क्या गुजारिश सुने ना, आपने कहा कि गुजरांवाला में क्या दरे का वोट नहीं आएगा? क्या गुजरांवाला के अंदर करप्शन करते वक्त और केपी की करप्शन में फर्क पड़ जाएगा? करप्शन का या जो एक नेटवर्किंग है या जो एक नेक्सस बनता है वो तो सारे एक जैसे हो। सेनेटर साहब मुसलसल हंसते रहे। इन्होंने हंसने आगे वाले दिनों में इनको और ज्यादा हंसने से बहुत सारी चीजें तब्दील होनी है। अच्छा, बहुत सारी चीजें रिकाउंटिंग में और भी सीटें जा रही हैं। क्योंकि इस सारी नेटवर्किंग का और इस सारे नेक्सस का एक मास्टरमाइंड जो इनका था वो धर लिया गया। अब निस्बतन ये कि ये अप्रिशिएट करते, हमेशा यही होता था ना कि जी टॉप से कोई नहीं पूछता, अप्रिशिएट करते। कल से सोशल मीडिया अकाउंट्स सेनेटर साहब के जितने जो इनसे लिंक्ड थे उनको सांप सूंघ गया, खामोश हैं, गायब हो रहे हैं, चुप हैं। जनफैज अमीर की वजह से, जस और किसकी वजह से? इस पर जनरल सफरदों में आता हूं, इस पर बात करते हैं। लेकिन सेनेटर साहब, ये आपने इतनी बड़ी धांधली की कि 10-10 हजार वोट जो मुस्तरद हो चुके थे उसी दिन पोलिंग डे पे, आपने उनको फॉर्म 45 पे दाखिल शामिल कैसे करा लिया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो या का नस्ता। देखिए, मुझे जो हंसी आ रही थी वो ये था कि रोखड़ी साहब ने एक कहानी शुरू की कि हमारे वहां पे इतने ज्यादा वोट कैंसिल हुए। ठीक, रिकाउंटिंग में नहीं, रिकाउंटिंग में नहीं, उन्होंने पहले इलेक्शंस की बात की थी कि उसमें कैंसिल हुए। चलो, उसमें कैंसिल होता है। अगर इनके वोट कैंसिल हुए एज अपोज टू पीटीआई जिन्होंने ये मास्टरमाइंड किया, तो फिर पीटीआई के वोट ज्यादा होने चाहिए थे। एग्रीड। अच्छा, जैसे आपने बात की 8 फरवरी को आपके ज्यादा हो गए थे। नहीं, इन्होंने, मैं अगर उस वक्त ज्यादा हुए थे तो फिर इनके टोटल रिजेक्टेड वोट ज्यादा होने चाहिए थे, राइट? इनके टोटल वोट देखें कितने रिजेक्ट हुए हैं, आप इनको देखें टोटल वोट कितने रिजेक्ट हुए हैं। ये पहली बार है ना, आप वो जो 8 फरवरी वाले टोटल वोट, इसमें तो सीधी बात है ना कि जो मुस्तरद वोट है पहले थे, फर्ज कीजिए गुजरांवाला है, 7,000 वोट मुस्तरद थे, फिर ये हो गए 17,000 हो गए। अब ये जो 10,000 मुस्तरद हो रहे हैं पीटीआई के मुस्तरद हो रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, क्योंकि वो ज्यादा थे। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, ये आरओ वाला इलेक्शन था, ये आरओ का इलेक्शन था ना। इससे पहले आरओ का इलेक्शन कब हुआ था? 2013 में। अच्छा, 2013 में 4 हलके खुले थे। चारों हलकों के अंदर एक चीज कॉमन थी। क्या चीज कॉमन थी? कि जो अंगूठों का मसला था। नहीं, अंगूठों का नहीं, जो वो थे कि जो मुस्तरद वोटों की तादाद थी वो द डिफरेंस ऑफ विनिंग से ज्यादा थी। हाँ। और चारों में एक ही चीज थी जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने, उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इसके अंदर कोई वो क्या कह सकते हैं, एक सिस्टमैटिक धांधली का वो नहीं आता, लेकिन उन्होंने कहा बेजाब्तियां हैं लेकिन सिस्टमैटिक बेजाब्तियों का नहीं वो असर आता है। ये अभी क्या हो रहा है, ये एग्जैक्टली वही हो रहा है। ये कर क्या रहे हैं, इनको पता था कि देखें मैं वोट ऐड करूंगा ना तो मुझे ऐड करना पड़ेगा वहां पे भी, वहां पे भी, वहां पे भी, तो मैं वो नहीं कर सकता। और ये इन्होंने जो फॉर्म 47 बनाए थे उसमें इन्होंने बड़ी मुंह की खाई है। अब उन्होंने क्या किया, इट्स इजियर थिंग, जाओ ठप्पे लगा लो। अब तो मैं रिकाउंट कर रहा हूं ना, अब ना आप बैठे हुए ना ये बैठे हो, मैंने करके अच्छा कितने करने, 12,000 रिकाउंटिंग में डबल ठप्पे लगाएंगे। यस। अच्छा, यस, ये सारा इसी तरह ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ, नथिंग एल्स, दिस इज एग्जैक्ट। और ये एग्जैक्टली वही हुआ जो 2013 में हुआ था। आप 2013 के दोबारा वो निकलवा ले जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस हुए थे, जो 4 हलके खुले, उन 4 हलकों में, और इसमें एग्जैक्टली सेम थिंग है। ये इलेक्शन कमीशन ने किया है। राइट जी।
साहिबजादा साहब, एक तो इलेक्शन कमीशन पर पीटीआई का दायरे का इल्जाम है, आप दायरे इलेक्शन लड़ते हुए एक जमाना हो गया, आपके ख्याल में ये क्या हुआ है? ये 10,000 वोटों का रिकाउंटिंग में मुस्तरद हो जाना, ये कोई अचंभे की बात है या नहीं है? और क्या इलेक्शन कमीशन का एक फैसला 1 महीने तक इंप्लीमेंट ना करना और दूसरा फैसला एक ही दिन में इंप्लीमेंट कर देना, क्या ये भी कोई अचंभे की बात है? देखिए, हमारे इधर हर इलेक्शंस के बाद ये चीज़ें सामने आती हैं, चाहे अगर वो 13 का इलेक्शन हो या 18 का इलेक्शन हो, उस वक्त भी मैंडेट चोरी होने की बातें हुई। अब 24 के इलेक्शन में भी यही मैंडेट चोरी होने की बातें हुई, और इसीलिए हम कहते हैं कि तमाम पार्टीज़ बैठें, आपस में बैठकर कोई इलेक्शन रिफॉर्म्स पर आपस में बैठ के कोई हम चीज़ फाइनल कर लें, ताकि 28-29 में फिर ना दोबारा कोई मैंडेट चोरी की या इस किस्म की कोई बातें हों, और फिर फॉर्म 45, 47 और फिर वही सारा मसला न खड़ा हो। तो ये 2-3 चीज़ें अगर हम कर लेते हैं, देखिए पॉलिटिक्स सब पार्टीज़ ने अपनी अपनी करनी है, उनके अपने मंशूर हैं, वोट लेने के लिए आवाम के पास जाना है, अपना तरीक़ाकार होगा, नारे होंगे, सब कुछ होंगे। मगर अगर हम 2-3 चीज़ें कर लें, जिसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स कर लें और इसके साथ हम चार्टर ऑफ इकॉनमी कर लें और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है, इसके ऊपर के किस हद तक हम एक दूसरे के खिलाफ जाएं ताकि जमहूरियत को भी नुकसान ना हो और मुल्क भी आगे चले। अगर हम इन 3 चीज़ों पर इत्तफाक कर लेते हैं, बाकी फिर पॉलिटिक्स जो है वो सारी चलती रहेगी, वो होता रहेगा सारा। तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक। पहली चीज़ आपने फरमाई, आपने कहा कि रिफॉर्म्स इलेक्शन, आपने कहा कि इलेक्शन रिफॉर्म्स कर लिए जाएं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि रिफॉर्म्स तो तब किए जाते हैं जब सिस्टम में सुकून मौजूद हो। यहाँ तो फॉर्म 45, 47 का जो एक बेहतरीन सिस्टम बना हुआ है, उस पर भी शफाफियत के साथ अमल दरामद नहीं हुआ, तो रिफॉर्म्स किस काम के लिए करनी है? अगर फॉर्म 45 आपने बनाया और उसमें फिर हाथ से हैंड राइटिंग ओवर राइटिंग करके उसको पब्लिश कर दिया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, तो ये तो सर एक ऐसा सुकून है जिसके लिए कोई किसी रिफॉर्म की जरूरत नहीं है, उस पर तो बस अमल दरामद करने की जरूरत है। देखिए, इन्हीं चीज़ों को बैठकर आपस में असेंबली के अंदर चीज़ें फाइनल करने वाली चीज़ें है ना जी। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अगर सारे सर जोड़ के बैठेंगे तो कोई ना कोई इसका हल निकाल लेंगे हम। और अगर यही इल्ज़ाम तराशी करनी है और इसी तरह हम लगे रहे, तो फिर 28-29 में भी इसी तरह प्रोग्राम कर रहे होंगे जिस तरह अब बैठे हम कर रहे हैं जी। ठीक, बिल्कुल सही है। बैठना आप समझते हैं कि इस मसले का हल है। अच्छा, अब आ जाएं ज़रा दूसरे मामले पर जो आपने रोकड़ी साहब गुफ्तगू को इनिशिएट करना चाहा कि जनरल फैज़ हमीद वाले मामले पर पीटीआई को सांप सूंघ गया है। पीटीआई को सांप सूंघना आपके ख्याल में उसकी क्या वजह हो सकती है? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब तो ये फरमा चुके हैं कि फैज़ हमीद साहब ने हमें ऑफ़र की थी कि पहले पंजाब ले लें, दिसंबर में फिर वफाकी हुकूमत ले लीजिएगा। फिर ज़ुबैर साहब ये इंकशाफ कर चुके हैं कि ये जो मीटिंग्स हुई थी पीडीएम बनाने वाली, उन मीटिंग्स में जब मैं गया तो वहाँ पर जनरल बाजवा के साथ फैज़ हमीद साहब भी मौजूद थे। तो फैज़ हमीद साहब का तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक ज़्यादा था या पीएमएलएन के साथ ताल्लुक ज़्यादा था? तहरीक इंसाफ। 2018 का जब इलेक्शन हुआ ना जी, तो आई वॉज द वन, जब इमरान खान का नज़र आ रहा था कि ये प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, इलेक्शन हो गया। ये मैं आप आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, इलेक्शन हो गया। अब मैं एक बहुत करीबी तरीन शख्सियत इमरान खान की, हमने कहा कि इसको गवर्नमेंट चलानी नहीं आती, ये क्रिकेटर रहा है, इसके लिए कोई अच्छी प्लेसिंग होनी चाहिए। ठीक, मेरी ज़िंदगी में एक मुलाकात है जनरल फैज़ के पास साथ। अच्छा। और हमने टाइम लिया क्योंकि ये एक ऐसी सीट होती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सीट है। हम इसके पास चले गए 3 आदमी, और जब जिसको जाके मैंने पूरा ब्रीफ किया गोगी के बारे में, सारा नेक्सस जो पिंकी का जो भी वट एवर सारा जनरल फैज़ को और जाके इसको ब्रीफ किया कि आपने इससे बचाना है, ये पाकिस्तान है। और मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे नजर आ रहा था कि चीजें आगे ठीक नहीं होगी। तो अपनी तरफ से मैंने कोशिश की कि इसको जाके बताया जाए, बिकॉज सीट ऐसी है कि जो सबसे अहम है। और उसके बाद जनरल फैज़ ने एक इंक्वायरी की, और उस इंक्वायरी के भी हमारे पास कुछ शवाहिद मौजूद हैं। जो इंक्वायरी कर रहा था वो रास्ते में था, उसने कहा कि जी ऐसी भयानक चीजें निकली हैं कि मैं बेटियों वाला हूं। जो इंक्वायरी कर रहा था जो था, उसने कहा मैं बेटियों वाला हूं, ऐसी भयानक चीजें निकली हैं कि मैं बड़ा परेशान हूं। और उसके बाद
उस पूरे करप्शन से रिलेटेड निकली हैं चीजें। करप्शन, सो मेनी थिंग्स। किसी दिन प्रोग्राम रख लीजिएगा, निकालेंगे कि किस किस से रिलेटेड चीजें अच्छा। थी जो मुझे मालूम है, रख देंगे और फिर आपको बताएंगे और आप उनको वेरीफाई कर लीजिएगा। सिर्फ करप्शन नहीं है, ये जो नेटवर्क है, जो जिस नेटवर्क के ऊपर जिसकी निशानदेही मैं आपके जो मैं जिसकी कर रहा हूं, और उसके बाद उसी पूरे ग्रुप के साथ जनरल फैज ने अपने आप को ऐसे कर लिया। अच्छा। जनरल फैज, इमरान खान, उसकी मिसेज, गोगी, दे ऑल, ये तमाम एक चीज थे। पीटीआई को डायरेक्शंस उसके बाद उससे जाती थी। जो असल इशू था, इंसान जब पावर किसी भी जगह पर आता है और जब वो अपने मकाम का नाजायज फायदा उठाए, कोई किसके इतना ओहदा, बहुत बड़ा ओहदा, अब होना क्या चाहिए था वहां पे कि वो पाकिस्तान के साथ 100% सिंसेरिटी से चलता। ठीक। इधर वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, इधर ये लोग आए और उसके बाद इन्होंने मिलकर एक ऐसी मुहिम का आगाज किया और वो लेकर चले कि जिसके अंदर जिस खातून का मैंने तज़किरा किया, दे ऑल वर पार्ट ऑफ दैट। फिर क्या हुआ आपके ख्याल में, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि जी आप जनरल फैज ने हमें ऑफर किया कि अभी आप पंजाब ले लें, 6 महीने बाद आपको विफाकी हुकूमत दे देंगे। मैं इन चीजों के ऊपर ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं, मैं इसको भी डिसेप्शन समझूंगा जनरल फैज का, कि उन्होंने कहा ले लें और कर लें नहीं। एक एजेंडा था कि किसी तरीके से इसको चीफ बनाना है इमरान खान का। एक एजेंडा था इनका कि हमने अगले 10, 12, 15 साल पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करनी है। एक एजेंडा था कि हमने इस सारे सिस्टम को किस तरीके से लेके चलना है। ये तो जाति के मैं रहूं, इमरान का था मैं रहूं, और उसके लिए उनको ये एक नेक्सस, जिसका मैंने कहा इस नेटवर्क का नेक्सस था, ये बना। आप समझते हैं कि अफवाज पाकिस्तान या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या ये जो कल का एक्शन हुआ है, ये कोई आम बात है? बीइंग एस DGI, पाकिस्तान का सीनियर मोस्ट जनरल, और उसको पकड़ा जाना ये छोटी चीज नहीं है। ये पीटीआई के जो सांप सूंघा पड़ा है तमाम बोलने वालों को जो कर रहे थे, और जो डिजिटल दहशतगर्दी है, ये कहानी बहुत दूर तक जाएगी असदुल्ला। ये कहानी ऐसे खत्म नहीं होगी। बिल्कुल ठीक, ये बेनकाब करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी कहानी। ये कौन इसमें शामिल है? ख्वाजा साहब ने एक और इंकिशाफ भी किया और दावा किया, इनफैक्ट वो कह रहे हैं कि फैज हमीद साहब जो है वो हमारे पास आए और आखिरी 24 घंटे तक वो कोशिश करते रहे कि उन्हें PMLN आर्मी चीफ बना दे, जब मौजूदा आर्मी चीफ की का तकर्रुर होना था। आपसे एक्सटेंशन, आपसे इनफैक्ट वो ये ओहदा मांग रहे थे जनरल फैज हमीद, आपसे जब आप नहीं दे सके तो क्या वो फिर नून लीग की तरफ चले गए? क्या हुआ? देखिए, मैं इफ प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो मैं समझा हूँ रोखड़ी साहब की बात, कि जब इमरान खान अगस्त 2018 में प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, दैट मीन्स उससे पहले जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे, उस वक्त रोखड़ी साहब इमरान खान के साथ थे, और जब रिजल्ट आया इनको समझ आ गई कि इमरान खान पाकिस्तान की सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन में आने वाले हैं, तो इन्होंने जाके जनरल फैज़ हमीद साहब से बात की कि इमरान खान सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन में आ रहा है और ये जो एक नेक्सस है करप्शन का, इसको रोक। ये कह रहे हैं आप? तो मैंने और क्या कहा? गुड, नाउ अलाउ मी। जनरल फैज़ हमीद 2019 में DGISI बने, मैं DGC की नवंबर, ठीक है? नंबर वन अलाउ मी सर जी, मेजर साहब एक मिनट। नंबर 2, फरागोगी, ये सारी चीजें बाद में आई थी, पहले नहीं। गलत कह रहे हैं, फिर पहले नहीं आई थी उस वक्त तक। अभी तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बना। प्राइम मिनिस्टर के ओथ उठाने के दिन फरागोगी ने कांटा लगाया, आपने उससे पहले की बात की है, तो मैं उन्हीं की बात आपसे उससे पहले की बात है। हमें पहले का मालूम था ना गोगी का, आपको पहले से पता था? पहले से पता था, फकत इनको नहीं मालूम था। सर हमें तो मालूम था ये किनका चीफ मिनिस्टर आ रहा है। सर गोगी के कारनामे और ये चीज हमें तो उस दिन भी पता था। जिस मूव हुई, सुनते जाइए, एक मिनट अलाउ करें ना सर। बेगम साहिबा मूव हुई, एक मिनट है ना, मुझे बोल ये मेरे से पूछिएगा, मैं आता हूं, क्यों नहीं आपसे मुझे बोलने। देखिए, इस तरह ये था। आपका आर्गुमेंट पहला ये है कि वो DGISI तो उस वक्त थे ही नहीं जब आपका दूसरा आर्गुमेंट ये है कि ये करप्शन की कहानियां तो बाद में हुई, पहले कहां से आ गया? ये दो आपके आर्गुमेंट है, ठीक है। के बाद आप
को दोबारा खुशामदीद कहते हैं। नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवाबजादा साहब, ये बताइए कि ये जनरल फैज़ की बात हो रही है, आपने पूरी डिबेट सुनी है, डिस्कशन, रोकड़ी साहब की बातें भी सुनी है और पीटीआई का जो मौक़िफ़ है वो भी हमारे सामने है। आप कैसे देख रहे हैं इस गिरफ्तारी का लफ्ज़ चले अभी ना भी इस्तेमाल करें, आप कहें कि तहवील में उनको लिया गया है, लेकिन ये क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये क्या हो रहा है, क्या इसकी वजूहात? क्योंकि बहुत सारी गुफ्तगू यहाँ पर हुई है उनके सियासी जो चीज़ें थी उनके ऊपर, लेकिन बज़ाहिर तो ये सिर्फ एक सोसाइटी का मामला है जो हमारे सामने है, लेकिन इसके बैकएंड पर आपके ख्याल में क्या है? देखें, एक तो ये आर्मी का इंटरनल मामला है, उनका इशू है, और जब तक कोई रिज़ल्ट सामने ना आए तो तफसीलन तो बात नहीं की जा सकती। मगर एक चीज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो आर्मी की तरफ से है कि वो करप्शन पर और डिसिप्लिन पर कोई कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। और मज़ीद जो है, जो उन्होंने इसमें जो सेकंड पैरा है पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज़ का जो है, उस पर भी देखना होगा कि उसके रिज़ल्ट क्या आता है, ये सारी इंक्वायरीज़ वगैरह का सारा। तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा मुनासिब नहीं कि हम इसके ऊपर कोई तबसरा करें। मैं एक ज़रा और मौजू की तरफ बढ़ता हूँ और मैं शुरू करता हूँ ज़रा नवाबजादा साहब से, फिर मैं सेंटर साहब आपके पास आता हूँ। ये पीटीआई ये मुतालबा कर रही है कि फौरी तौर पर नए चीफ जस्टिस का अनाउंस कर दिया जाए कि और नोटिफाई कर दिया जाए कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अगले चीफ जस्टिस होंगे और वो फलां तारीख को हल्फ लेंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पिछली मरतबा उमरता बंदयाल साहब के होते हुए जस्टिस काजी फैसल साहब का नोटिफाई उनको कर दिया गया था कि वो 2 महीने के बाद अपना हल्फ उठाएंगे। इसलिए भी वो ये मुतालबा कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा ना हो कि ये जो रिकाउंटिंग में सीटें आ रही हैं इनके साथ बढ़ते बढ़ते हुकूमत की 2/3 अक्सरियत ही ना बन जाए। आपके ख्याल में ये तहरीक इंसाफ का मुतालबा कितना जायज़ है और इसमें कबाहत क्या है? नवाबजादा साहब देखिए, ये पॉलिटिकली पॉइंट स्कोरिंग होती हैं, इस किस्म की बातें, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सीनियर तरीन हैं और जाहिर सी बात है कि उन्होंने आगे जाके चीफ जस्टिस बनना है। और मेरा ख्याल है कि इससे पहले भी होता रहा है, जिस तरह आपने फरमाया कि 2 माह पहले जस्टिस बंदयाल साहब का, इससे पहले हफ्ता पहले भी होते रहे हैं चीफ जस्टिस के। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि मैं समझता हूँ कि पीटीआई के पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, उन्हें हक है कि वो जिस किस्म का भी पॉलिटिकल अपना स्टेटमेंट देना चाहें वो दे सकते हैं। जी सही है। सेनेटर साहब, क्या इसमें ये मुतालबा क्यों किया गया? देखिए, इसका अगर देखा जाए तो इसके 2 पहलू हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं आता कि इनकी नोटिफिकेशन होनी चाहिए। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये है जो सीनियर मोस्ट जज है अकॉर्डिंग टू मेरे ख्याल में आर्टिकल 180 के लिहाज से, तो उसमें जो सीनियर मोस्ट जज है उसको बनना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आ जाती है उसके बाद की सेकेंड चीज़ है कि ये क्या है। अच्छा, ये एक ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन ये है कि पहले हो जाता है कभी हफ्ता, कभी 2 हफ्ता, कभी 3 हफ्ता, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने, ये हो जाता है। अब उस ट्रेडिशन को अगर हम इमीडिएट पास्ट की तरफ देखें तो उसमें 2 महीने या 3 महीने पहले हो गया था। तो ये उस लिहाज से कह रहे हैं, मेरा ये ख्याल है, मैं ज़ाती राय में मेरा ये है कि इस चीज़ को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इस चीज को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। हो गई, ठीक है, होनी नहीं चाहिए। ठीक है, पोलिटिसाइज कब हुई है? पोलिटिसाइज तब हुई है कि जब हुकूमत वक्त में एक लार्जर बेंच के डिसीजन को जो माइनॉरिटी है 2 जजेस, उनके फैसले को सामने रखते हुए ये कहा है, और ये याद रखें मेरे लिहाज से तो ये चेक करना पड़ेगा कि इन 2 जजेस ने कहीं कॉन्डक्ट मिसकॉन्डक्ट तो नहीं मुरतब किया जब वो कह रहे हैं हुकूमत को कि आप इनकी बात ना मानो। 8 जजेस की, अब ये 8 जजेस के जो जजमेंट जाएगी ये बेंच की जजमेंट होगी, ये कोर्ट की जजमेंट होगी, ये 8-5 की जजमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली कहा है, हुकूमत को कहा है कि आप डिफाई करो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट। नहीं, मगर मैं एक सवाल ये उठाऊंगा, मगर ठीक है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस नोटिफाई करने से क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, नहीं कोई मेरा नहीं ख्याल कोई फर्क पड़ेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, उसका सिर्फ ये है कि देयर इज मतलब मुझे नहीं पता, ये एक र्यूमर सा है, मुझे नहीं पता कि इसमें कितनी सच्चाई हुआ है। वो र्यूमर ये है
कि हुकूमत वक्त काजी फायज ईसा साहब को 3 साल का इन वे एक्सटेंशन देना चाहती है बाय इंक्रीजिंग द टेन्योर। ये ह्यूमन नहीं है, ये तो खुद जो लॉ मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि हम एक पैकेज जुडिशियल पैकेज लेकर आ रहे हैं, उसमें 3 साल के। ये आर्टिकल 179 के खिलाफ है। अब आर्टिकल 1 जब तक ये उनको चेंज नहीं करेंगे, उस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं चेंज करेंगे, ये कर नहीं सकते। यही तो बात है ना, उसके लिए 2/3 चाहिए। हाँ। उसके लिए 2/3 चाहिए। पहले इनको मिल रहा था उसकी वजह से कि इनके पास ये रिजर्व सीट्स आ जाएंगी, तो लेकिन जब वो नहीं आई तो इन लोगों ने दूसरा पहना। और ये याद रखें कि इतने कनिंग लोग हैं ये लोग, इतने कनिंग लोग हैं कि आप ये सोचिए कि गलत फैसले जो इन्होंने पास्ट में किए हैं उसको नैब तरामीम के एक्ट के लिहाज से रेफरेंस दे रहे हैं सेक्शन 2 में कि आप 1985 से जितने भी गलत फैसले हुए उनको नैब नहीं टच कर सकती। ये उस कनिंगनेस की इंतहा है। अब उसके बाद ये लाके इन सब चीजों के बाद ये चेंज करेंगे। मेरे लिहाज से अगर ये हो जाता है, अच्छा, काजी फायज ईसा साहब के बारे में, ही इज एन ऑनरेबल जज, अपनी जगह पर है। देखिए, जिस शख्स की बीवी ओपनली कहती है, इमरान खान को क्रिटिसाइज करती है, पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रिटिसाइज करती है ओपनली नाम लेके, उस औरत का मियां जो उसके साथ शाम को चला जाता है, क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं होगा उसके डिसीजन से? तो हम सिर्फ ये कहते हैं, हम ये नहीं कहते। एक मिनट साहब पे लगाया जाता था, सुन ले, देखिए सास में और बीवी में बड़ा फर्क है। मेरी आपकी सास और आपकी बीवी में बड़ा फर्क है। बीवी के इंडिपेंडेंट ओपिनियन हो सकती है। नहीं, देखिए ना, जरूरी तो नहीं है कि आपको पता है काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ जब रेफरेंस होता है उसके बाद उन्होंने एक दफा अपनी जाती हैसियत पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर वो किया हुआ है, ये इमरान खान के ऊपर एक वो किया हुआ है, पिटीशन दायर की है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि काजी फायज ईसा साहब को हमारे केसेस नहीं सुनने चाहिए। क्यों? वो कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। बल्ले का निशान कंट्रोवर्शियल हो गया। ये अभी जो 3 हुए, आप खुद प्रोग्राम उठा के कह रहे हैं कि यार ये कैसे हो सकता है कि ये हो गया फलाना। हमारा ये ख्याल है कि ये एक किस्म का नेक्सस बना हुआ है। इस चीज में हम समझते हैं कि उनको रिक्यूज करना चाहिए। अच्छा, ये एथिकल भी है, ये मॉरल भी है। अगर ना करो, आप शायद कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं कर रहे हो, लेकिन आप मॉरली एथिकली गलत काम कर रहे हो। मुतालबा जो है वो दोहराया गया है पीटीआई की तरफ से, जब ये 4 निशस्तें रिकाउंटिंग वाली जो निशस्तें हैं ये पीएमएलएन को देने का फैसला हुआ है कल सुप्रीम कोर्ट से और चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के बेंच से, तो उसके बाद ये मुतालबा दोबारा सामने आया है। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। ये रिजर्व सीट्स का मामला और इस जजमेंट की इंप्लीमेंटेशन का मामला, ये कहाँ जाएगा? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। रोकड़ी साहब, ये मखसूस निशस्तों का जो मामला है, इस पर भी ब्रेक पर जाने से बहस हो रही थी, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का तो बहरहाल अगर किसी को पसंद हो या ना हो उसको इम्प्लीमेंट तो करना ही पड़ता है। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये तो फिर अनारकी फैल जाएगी, फिर तो ये आइन के तहत तो मुल्क नहीं चलाया जा सकता। पहले हम एक वो साथ जोड़ लूँ। डॉक्टर साहब ने कहा कि उनका इख्तलाफी नोट, उसकी कोई हैसियत नहीं। आपने बात स्टार्ट की थी कि पीटीआई क्यों डिमांड कर रही है चीफ जस्टिस का फलाने का। जी, हम ये कहते हैं कि पॉलिटिसाइज जुडिशरी नहीं होनी चाहिए। पीटीआई ये निहायत गलत कर रही है। हु इज पीटीआई टू से दिस थिंग? आप जवाब में कहते हैं कि जी के ऊपर भाई के वो जो इख्तलाफी नोट है उसके ऊपर पार्लियामान ने वो कानून बनाया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कानून नहीं बनाया। और न हमें हक हासिल है, न किसी को हक हासिल है कि वो जुडिशरी के जज साहिबान को किसी भी सूरत इधर बैठ के उनके ऊपर टारगेट करे, मिलाइन करे या उनको बुरा भला करे। तो सर 8 जजेस को क्यों मिलाइन किया जा रहा है? तो चीफ उन 2 जजेस से पूछ के ना, सुबह जाएं केस करें। नहीं, गुजारिश पॉलिटिकली क्यों किया जा रहा है? शासी शख्सियत हम यहाँ जो बैठ के, क्या आपके प्रोग्राम में मैं बोलूं? सर यहाँ पर नून लीग के लोग, बेशतर लोग ये कह रहे हैं गलत है, नहीं कर रहे कि ये एक डिसीजन है जो गैर आईनी है। गुजारिश तो सुनिए, अब गैर आईनी कह देना ठीक है, मेरे पास अगर कोई प्रूफ है और पार्लियामान एक कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है कि उसकी तशरीह करे।
लेकिन पार्लियामान का काम है कानून बनाना। ठीक। और दो जो फाजिल जज साहिबान हैं उनका इख्तलाफी नोट अहमियत रखता है। आपके ख्याल में ये फैसला, ये ऑप्शन तो हर हुकूमत के पास हर वक्त मौजूद रहेगा कि किसी भी कोर्ट के फैसले के खिलाफ कानून साजी कर दे और उसको अमेंडमेंट अमल से रोक दे? क्यों नहीं? नहीं, ऐसे कैसे? आप मुझे ये बताएं कि ये जो बहस है हम उस पर जाएं कि वो है क्या कि 15 दिन और 3 दिन वाली बहस को ऐसे चली जाएगी? आपके कानून को, आपके आइन को, आइन की बात हो रही है ना, आप आइन के खिलाफ को, मैंने और आपने कहा कि ये आइनी तौर पर गलत काम किया गया। जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? दो जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, दो जस्टिस साहिबान, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है? दो जस्टिस, सर 8 ज्यादा होते हैं, 2 ज्यादा होते हैं? तो सुने ना, इख्तलाफी नोट को आपने लिखा है, मैंने लिखा है। सर 8 जजेस का फैसला तो ज्यादा गलत, अगर वो कह रहे हैं ये गलत है तो जाए ना। कौन कह गलत, कौन कह रहा है, क्यों कह रहा है? वो कह रहे हैं कि पार्लियामान के आइन की फलानी शिक के तहत ये फैसला दुरुस्त नहीं है। अच्छा, अब 2 जजेस कह रहे हैं ना, 8 कह रहे हैं कि वो ठीक है, सुने ना, तो ज्यादा क्या कह रहे हैं? तो फिर चला गया पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान ने एक कानून बना दिया। अब मना कर दें पार्लियामान को कानून बनाने से, और आप एक पॉलिटिकल कह रहा हूं, फिर तो कानून बनाने का हक सबके पास है ना? नहीं है, हक पार्लियामान के पास, पार्लियामान के हर हुकूमत के पास। बनाए ना, हर फैसले को रोका जा सकता है। बनाए ना, ठीक है। पार्लियामान ने। देखिए अगला दूसरा जो बात की थी नवाबजादा साहब जी, हाँ, हम सारे ये समझते हैं कि इलेक्शन के लिए इस्लाहात की जरूरत थी, है, और अगले इलेक्शन से पहले ये रिफॉर्म्स होनी चाहिए। क्या, किस नुक्ते पर रिफॉर्म्स होनी चाहिए? बहुत सारे नुक्ते। क्या मसलन? क्या कमजोरी क्या है इसमें से? क्या कमजोरी नहीं है? आप मुझे बताएं कि हम इन उस्तादों से, इन सिस्टम से हम इसको डेवलप कैसे करें? सर कोई भी सिस्टम आप बना लें, फॉर्म 45 पे फूट लगा के, गुजारिश तो सर आप फिर मुझे बात तो करने दीजिए सर। ये फॉर्म 45 और इन साइनों से और इनसे, हम इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से एक सिम नहीं निकलती अपने अंगूठे के बगैर, तो एक हाथ के बगैर आपका नहीं निकलता। आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन होनी चाहिए, आपकी रिफॉर्म्स आपको लानी चाहिए। जो नवाबजादा साहब का पॉइंट है, दैट्स अ वैलिड पॉइंट। ताकि ईवीएम पर पीटीए का मौक़िफ़ ठीक है, नहीं, ताकि कुछ भी रिफॉर्म, ताकि अगले इलेक्शन के अंदर ये जो चुर मुरमुर हमारी होती है खत्म। आप कह रहे हैं ईवीएम पर पीटीए का मौक़िफ़ ठीक है? मेरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मेरी जबान से वो चीज निकलवा के ना लुकमा देना। सर बताएं, मैं रिफॉर्म्स की बात कर रहा हूं। आप कह रहे हैं ईवीएम होनी चाहिए? मैं ये कह रहा हूं कि जब इतना हाईटेक सिस्टम हो गया तो आपको भी हाईटेक करना चाहिए। आप कह रहे हैं ईवीएम होनी चाहिए? अगर पीटीआई ये कह रही है तो पीटीआई की क्या इस चीज को, अगर मैं कह रहा हूं तो मेरे कहने से उसकी सारी चीजें जायज हो जाएंगी? सर रिफॉर्म्स जो पीटीआई का काम था लाना, पीटीआई को छोड़ें, आप ये समझते हैं कि ईवीएम होनी चाहिए? आप रिफॉर्म्स होनी चाहिए। जब रिफॉर्म्स क्या होती हैं? असदुल्ला मेरे अभी साइन ले लो और सुबह से ईवीएम कर दो, इलेक्ट्रॉनिक कर दो यार। रिफॉर्म मेरी राय, मैं वही कह रहा हूँ, रिफॉर्म्स होती हैं। मेरी राय के लिए मैं लिख दूं अभी, चले एक अभी साइन कर दूं ताकि सुबह जाके दे दो, सुबह से ऑर्डर मेरा पास। मैं कहां दे सकता हूं? ये चले रिफॉर्म्स के लिए अब बैठते हैं, नवाबजादा साहब ने इलेक्शन से पहले रिफॉर्म्स हो जाए। राइट जी, चलिए नवाबजादा साहब, एक तरफ हम कह रहे हैं सिस्टम हाईटेक हो गया, दूसरी तरफ ये इंटरनेट सर्विसेज मुतासर होने की वजह से ये फाइबर पर काम करने वाले हजारों लोगों का काम इतना मुतासर हुआ है कि अब जो इंटरनेशनल क्लाइंट है वो दूसरे मुल्कों से जाकर काम करा रहा है, वो अपने ऑर्डर्स ही लेकर पाकिस्तान नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत दिन से इंटरनेशनल जो पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज है वो बहुत ज्यादा मुतासर हैं। ये हम किस दौर में रह रहे हैं नवाबजादा साहब? देखें, इस पे फेडरल गवर्नमेंट काम भी कर रही है और मज़ीद भी ये देखना होगा कि इसका जो है पीछे से कहीं फाइबर, इसका ऑप्टिकल फाइबर उसका तो फॉल्ट नहीं आ रहे। बहरहाल इन्हें इस चीज़ को चेक करना होगा कि इससे हमारा बैंकिंग सिस्टम भी और बाकी भी सारा मुतासर हो रहा है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। जो आपने जुडिशरी पर बात की, जो ये सीटों पर जी, मैं एक अर्ज करना चाहूँगा कि देखें, हमारा जुडिशरी सिस्टम जो है इस पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और तहफ़्फ़ुज़ात भी यूँ हैं कि अगर हम इंटरनेशनली देखते हैं तो हमारा रैंकिंग आप देख लें कि 140 के 42 पे हम हैं, और मेरे ख्याल लास्ट ही 1-2 हैं जिसके ऊपर हम हैं। और हम जब तशरीह करने बैठते हैं मुख्तलिफ इसके आर्टिकल्स की, आइन की, अब आप 63A की तशरीह देखें। 63A की एक दफ़ा तशरीह की गई और बताया गया कि जनाब जो पार्टी का हेड है उसके फैसले के मुताबिक MNAs पाबंद हैं, MPs पाबंद हैं वोट देने के। एक तशरीह आ गई।
फिर कुछ दिनों बाद एक और मसला खड़ा हुआ पंजाब में, तो फिर तशरीह आई 63A की कि नहीं साहब अब जो है पार्लिमानी लीडर जो फैसला करेगा उसके मुताबिक, और उसकी रिट आज तक पेंडिंग पड़ी है। हम इसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि जनाब हमें बताया जाए आइन की कौन सी शिक। कुछ दिन पहले आपने उसे एक तशरीह कर दी, फिर अब दूसरी तशरीह कर दी। इसी तरह अगर आप ये इन केसेस को देख लें जो ये रिजर्व सीट्स वाली थी, इस पे मैं सिर्फ मुख्तसर गुजारिश करूंगा कि जब कोर्ट आप ये कह रहे हैं कि ये री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थी 63 वाली जो तशरीह थी और एक से ज्यादा तशरीह, और फिर इसकी ये पेंडिंग पड़ा हुआ सुप्रीम कोर्ट में, इफेक्ट्स क्यों नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।